हेलो, सभी को नमस्कार। आ, पिछले चैप्टर में अपन ने विज्ञान की शाखाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज जनरल साइंस में जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे अपन, पोषण। आ, सभी जीव जंतु, जितने भी जीव, प्लांट हो या एनिमल हो, अपनी दैनिक क्रियाओं को करने के लिए, दैनिक क्रिया का मतलब उपापचयी, साइंस की भाषा में उन क्रियाओं को क्या बोलते हैं? उपापचयी। उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं शरीर में, उनको करने के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा जो होती है उनको खाद्य पदार्थों से मिलती है। खाद्य पदार्थ जब का पाचन शरीर के अंदर होता है तो वो रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में या एटीपी की फॉर्म में वहां ऊर्जा रिलीज करते हैं, और वो ऊर्जा किसी भी जीव, चाहे पादप हो चाहे प्राणी हो, उसको उपापचयी क्रिया को संचालित करने के लिए काम आती है। ठीक है ना? तो आज हम जानकारी हासिल करेंगे कि किस प्रकार से पोषण पादपों में या प्राणियों में प्राप्त किया जाता है, या उसका तरीका क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, पोषण के तरीके क्या है, कि किस प्रकार से वो पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। तो पोषण के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले अपन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि किसी भी फूड चेन या खाद्य श्रृंखला को देखते हैं तो उसमें प्रथम स्थान पर जो आते हैं वो पादप आते हैं। और उसमें भी खासतौर पर अगर कहेंगे अपन तो ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि वो उत्पादक का काम करते हैं। वो पर्यावरण में पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये सारे के सारे कैसे हैं? अकार्बनिक पदार्थ है, इनऑर्गेनिक पदार्थ। इनको मिक्स करके या असंबल करके एक रासायनिक क्रिया है जिसको कि आप प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये अकार्बनिक पदार्थों को किस में बदल देते हैं? कार्बनिक पदार्थ में। और वो कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। और ग्लूकोज एक ऐसा पदार्थ है जो सभी जीव जंतुओं को, चाहे पादप हो चाहे प्राणी हो, सबको ऊर्जा का स्रोत की तरह काम करता है। तो वो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है या कार्बनिक खाद्य पदार्थ है। और उस कार्बनिक खाद्य पदार्थ का निर्माण किससे होता है? अकार्बनिक खाद्य पदार्थों से। और अकार्बनिक खाद्य पदार्थ किस प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है ना? तो पादप जो होते हैं, हरे पादप, वो हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अकार्बनिक खाद्य पदार्थों को कार्बनिक में चेंज कर देते हैं। और जिस कार्बनिक खाद्य पदार्थ में चेंज करते हैं उसकी प्राइमरी यूनिट क्या होती है? ग्लूकोज। आपने सुना होगा प्रोटीन भी होते हैं, वसा भी होते हैं, वो उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। प्राइमरी लेवल पे फर्स्ट टाइम में कौन बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज होता है, उसको किस कैटेगरी में रखते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाला एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, उसको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। अब पादपों का अगर बात करें अपन, तो जितने भी प्लांट हैं उनको हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है आपके ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ, और ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है स्वपोषी। स्वपोषी, स्व का मतलब स्वयं, और पोषी का मतलब पोषण। मतलब ऐसा जीव जो खुद का पोषण के लिए खुद पे ही डिपेंड हो, किसी और पे नहीं हो। हमारे केस में अगर बात करें तो हम क्या करते हैं? बाजार में जाते हैं, गेहूं खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, उन सब से अपन रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं और उसको खा लेते हैं। अपन ने खुद ने तो उत्पादन नहीं किया ना, वो तो किसी प्लांट का प्रोडक्ट है। गेहूं, बाजरा, जौ, मक्की जो भी है किसी प्लांट का प्रोडक्ट है, जबकि सब्जी वगैरह सब पौधे हैं। तो अपन किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है। लेकिन यहां जो पादप होते हैं वो स्वयंपोषी होते हैं, मतलब खुद पे ही डिपेंड होते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। तो ऐसे पादप, सामान्यतः पादप ही इस कैटेगरी में आते हैं, ग्रीन पौधे, ग्रीन प्लांट्स। कुछ एनिमल्स होते हैं, मैं बाद में आपको बताऊंगा, एक्सेप्शन है वो, क्योंकि उनमें ना सिम्बायोसिस की फॉर्म में एल्गी पाई जाती है। तो वो कुछ एक कोशिकीय प्राणी है, जैसे यूग्लिना है, ठीक है ना, उसके अंदर एक जूक्लोरोला करके शैवाल होती है जो सिम्बायोटिक फॉर्म में उसकी बॉडी के अंदर पाई जाती है। तो वो शैवाल प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाती है, वो उस युग्लिना को दे देती है और वो युग्लिना उसको रहने के लिए जगह दे देता है। ठीक है ना? तो वो एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, सामान्यतः नहीं पूछा जाता है। तो पादपों में दो प्रकार का पोषण पाया जाएगा। एक तो स्वयंपोषी, ज्यादातर पादप कैसे होंगे? स्वयंपोषी। लेकिन
दूसरे प्रकार की कैटेगरी के पाए जाते हैं जिनको आप बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स ये होते हैं परपोषी। परपोषी मतलब अपने पोषण के लिए दूसरों पर का मतलब होता है दूसरे, और पोषी का मतलब पोषण। अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर, जैसे हम रहते हैं, जितने भी जीव हैं वो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, खुद का खाना खुद नहीं बनाते, मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। लेकिन पादप सामान्यतः 99% जो पौधे होते हैं वो ऑटोट्रॉप होते हैं, खुद का खाना खुद बना लेते हैं। लेकिन कुछ पौधे अपवाद स्वरूप ऐसे होते हैं या उनमें अडेप्टेशंस पाई जाती है कुछ विशेष वातावरण में रहने के लिए, क्योंकि सभी में परिस्थितियां सामान्य नहीं होती है, कुछ में विशेष परिस्थितियां होती है, तो उसके हिसाब से वो अपने आप में अनुकूलता डेवलप कर लेते हैं, या किसी कमी को पूर्ति करने के लिए वो किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, तो उनको बोलते हैं परपोषी। ठीक है ना? तो परपोषी जो पौधे होते हैं वो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है ना? तो पादपों में पोषण कैसा प्रकार का पाया जाएगा? स्वपोषी टाइप का और परपोषी टाइप का। स्वपोषी पादप होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, खासतौर पर CO2 प्लस H2O, इसको किस में परिवर्तित कर लेंगे? कार्बनिक में। और कार्बनिक फूड क्या है? C6H12O6 मींस ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं शर्करा, शुगर। ठीक है ना? जो कि इसका प्राइमरी प्रोडक्ट है। क्लियर? अब हेट्रोट्रॉप्स जो पौधे हैं, यहां तक कोई नहीं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से होता है, कहां होता है, वो बाद की बात है। अभी अपन सिर्फ ये एक स्वपोषी होता है, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के बाद। अब हेट्रोट्रॉप्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे जो पादप हैं उनको 2-3 कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक तो होते हैं पैरासाइट प्लांट, पैरासाइट प्लांट्स या परजीवी। एक अमर बेल के नाम से गांवों में जानी जाती है, पीले से कलर की बेल होती है जिसमें पत्तियां नहीं होती, कलर कैसा होता है? पीला। पीला कलर का मतलब क्लोरोफिल तो है ही नहीं, इसका मतलब खुद का खाना खुद नहीं बना है। उसको आप किसी दूसरे पौधे पर डाल दो, वो उससे अपना खाना लेती है। तो ऐसे पादप जो अपने खाने के लिए दूसरे पादपों पर या जीवों पर डिपेंड हो, उसको क्या बोलेंगे? परिजीवी। ठीक है ना? और इन परिजीवों में अनुकूलता क्या पाई जाती है? कमी तो क्या होती है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, पराणहरित पाया नहीं जाएगा, पराणहरित नहीं मिलेगा तो वो प्रकाश संश्लेषण करेंगे नहीं, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे तो वो ग्लूकोज नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब उनको दूसरे किसी से खाना लेना है। अब खाना लेने के लिए क्या करते हैं? दूसरे पर डिपेंड करता है। तो ये जो परिजीवी पौधे होते हैं इनमें चूसने के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनता है तो वो ये बनता है कि पैरासाइट प्लांट्स में कौन सा विशेष अंग पाया जाता है जिससे वो दूसरे पादपों से या प्राणियों से खाना लेते हैं? तो उनको बोलते हैं चूसक। हिंदी में लिखा होगा तो आप समझ जाओगे चूसक, लेकिन हिंदी में नहीं आएगा। वहां हुस्टोरियम, क्या नाम होगा? हुस्टोरियम। ठीक है? या हुस्टोरिया, बहुवचन होगा तो इस तरह से। ये क्या है? अडेप्टेशन है। ये एक तरह से है ना, चूसक मूल होते हैं जो यहां से इस बेल से निकले और दूसरे उसकी टिश्यू के अंदर घुस जाते हैं। तो इस पौधे का जो खाना होता है उसको इस नली द्वारा चले, तो इनको बोलते हैं हुस्टोरिया। ठीक है ना? चूसक मूल बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में कई बार पूछ लिया जाता है तो उनको क्या बोलेंगे? चूसक मूल। मूल का मतलब जड़, ऐसी जड़ जो चूसने का काम कर रही है। ठीक है ना? तो ये हो गए पैरासाइट प्लांट। तो एक तो क्या हो गया आपके यहां पर? पैरासाइट। अगर इसको आगे क्या करेंगे? पैरासाइट, परिजीवी पादप। ठीक है? दूसरे होते हैं सेप्रोफाइट, और हिंदी में बोलते हैं इनको मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब मतलब अपना जो खाना है वो किसी मृत जीव से प्रदान अब ले रहे हैं। ठीक है ना? अपना खाना कहां से ले रहे हैं? मृत जीव से। तो ऐसे जो पादप वगैरह होते हैं जिनमें अडेप्टेशन पाई जाती है कि वो मरे हुए से अपना खाना लेंगे जीव से, तो इनको बोलेंगे मृतोपजीवी। अब इसमें अगर उदाहरण देखें आप तो एक तो होती है ईस्ट।
YEAST, या हिंदी में बोलते हैं इसको खमीर। ठीक है। दूसरा अगर इसका उदाहरण देखें तो एक होता है म्यूकर, ये सब फंगस है, कवक है। और तीसरा नाम आपने सबने पेंसिलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा नाम है। सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बनी थी वो कौन सी बनी थी? पेंसिलिन ही बनी थी, पेनिसिलियम से ही प्राप्त होती है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली जो पेंसिलिन बनी थी, एंटीबायोटिक जो दुनिया में बनी, वो कौन सी बनी? पेंसिलिन। और वो कहां से बनी? कवक से, और उसका नाम क्या है? पेंसिलियम। ठीक है ना। तो ये ऐसे उदाहरण है, ईस्ट है, म्यूकर है, पेंसिलिन है, ये क्या है? सेप्रोफाइट है, मरे हुए पादप या प्राणियों से अपना खाना लेते हैं। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट सा इसमें आपके है तीसरा जो अडेप्टेशन है, तीसरी अनुकूलता है प्राणी पादपों में खाना लेने के लिए, वो है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक या हिंदी में बोलते हैं इसको सहजीवी। मतलब ऐसे पादप जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को फायदा करते हैं और नुकसान किसी को नहीं करते। मतलब दो पादप या दो प्राणी, या यहां पर पौधों की बात कर रहे हैं तो अपन हो जाएगा दो पादप या एक पादप और एक प्राणी, दोनों साथ साथ रहे, एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं करे और दोनों को ही फायदा हो। तो उस प्रकार की अगर लाइफ है, अडेप्टेशन है, अनुकूलता, उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक या सहजीवी या सहजीवता। प्रक्रिया को तो क्या बोलेंगे? सिम्बायोसिस, सहजीवता, मतलब साथ साथ रहने वाले जीव। जीव का मतलब पौधे भी हो सकता है, प्राणी भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है उदाहरण इसका कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवता का उदाहरण है? तो एक तो आता है आपके लाइकेन, या ऐसे बोलते हैं लाइकेन। लाइकेन की जब बात करते हैं तो लाइकेन तो इसका कॉमन नेम है, इसमें कोई दो जीव हैं। तो यहां पर लाइकेन में एक तो होती है एल्गी और एक होता है फंगस। ठीक है। एल्गी और फंगस मिलके साथ साथ रहते हैं। ये एल्गी फोटोसिंथेसिस द्वारा इसको खाना देता है, क्योंकि फंगस में तो क्लोरोफिल पाया नहीं जाता, वो तो खाना बना नहीं सकता। तो ये एल्गी खाना बनाती है किससे? प्रकाश संश्लेषण से। वो इसको किसको देती है? इस कवक को। ये क्या है? शैवाल। तो शैवाल अपना खाना बना सकती है प्रकाश संश्लेषण से, क्योंकि ये स्वपोषी है। इसने खाना बनाया, इसको दिया कवक को। लेकिन इस एल्गी को किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की। तो इस फंगस के अंदर हिस्टोरिया जैसी संरचना पाई जाती है, वातावरण से पानी लेके, और पानी किसको देता है? इस एल्गी को। ठीक है ना। तो एल्गी फंगस को खाना दे रही है, फंगस एल्गी को पानी दे रहा है। तो ये पानी की सहायता से खाना बना रहा है और इसको यहां से खाना मिल रहा है। तो दोनों साथ साथ रह रहे हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं है और दोनों को फायदा है। तो इस प्रकार जो परिजीविता है इसको क्या बोलते हैं? सहजीविता। तो इसको है ना, एल्गी और फंगस दोनों एक साथ मिलके साथ साथ रहे हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाए किसी को, तो उसको बोलेंगे अपन लाइकेन्स। ये किसका उदाहरण है? लाइकेन का। कई बार पूछ ली जाता है कि एल्गी और फंगस, शैवाल और कवक दोनों एक साथ रहकर सहजीवी जीवन में उसको क्या, किस नाम से जानते हैं? तो वो कहलाएंगे लाइकेन। किस नाम से जानेंगे? लाइकेन। इसी प्रकार का एक सिम्बायोसिस पाया जाता है आपके जो लेगुमिनस प्लांट है ना, दाल वाले पौधे, जैसे चना है, मटर है, उड़द है, मूंग है, उनकी जो जड़ होती है, उन जड़ में कुछ बटन जैसी संरचना पाई जाती है, उनको बोलते हैं नोड्यूल्स, गांठ पाई जाती है। इन गांठों के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये पौधे के अंदर ये गांठ के रूप में रहते हैं, ये बैक्टीरिया यहां रहते हैं। ये पौधा इसको, इस बैक्टीरिया को खाना दे रहा है, रहने के लिए जगह दे रहा है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है? पर्यावरण में या वातावरण में जो नाइट्रोजन पाई जाती है, उस नाइट्रोजन को पौधा सीधा यूज नहीं कर सकता, वो तो नाइट्राइट या नाइट्रेट की फॉर्म में ही यूज कर सकता है। तो उस नाइट्रोजन को नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदलने का काम कौन करता है? ये बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया इसको खाद दे रहा है और ये पौधा इसको रहने के लिए जगह दे रहा है और खाना दे रहा है।
ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं है, तो ये भी सहजीविता होती है। ठीक है ना, बैक्टीरिया प्लस पादप। अब चौथी जो कैटेगरी आती है प्लांट्स में, वो आती है आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट। आपने सुना होगा कीट भक्षी पादप, इंसेक्टिवोरस या कीड़े मकोड़ों को खाने वाले पादप या कीट भक्षी। ठीक है ना, ये हरे पौधे ही होते हैं, लेकिन इस प्रकार के एनवायरनमेंट में ये उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। ये पौधे, कीटभक्षी पौधे, वहां उगते हैं जहां पर पर्यावरण में नाइट्रोजन की या उसकी सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इन पादपों में इस प्रकार की अनुकूलता विकसित हो जाती है, इस प्रकार के अंग जैसे बन जाते हैं, वो कीड़े मकोड़ों को ट्रैप करने का काम करते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं। जैसे है ना, आपने सुना होगा घट पादप, एक घड़े जैसी संरचना, उसकी पत्ती का आकार कैसा हो जाता है, घड़ा जैसा। ठीक है, वो घड़े जैसा आकार होता है। जैसे भाई मान के चलो कि इस प्रकार से वो घट पादप है, यहां ऐसे करके घड़े जैसा बन गया। इस घड़े के ऊपर यहां पर एक कैप लगी होती है इसकी ऐसे, इस घड़े में यहां पर है ना चमकीला पदार्थ भरा होता है। तो कीड़े मकोड़े उस चमकीले नेक्टर को खाने के लिए इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर जैसे ही जाता है कोई कीड़ा, तो उसको फट पता लग जाता है, ये यहां से ढक्कन बंद हो जाता है, ढक्कन बंद हो जाता है, तो इसी में बंद होकर रह जाता है। फिर ये पादप अपने एंजाइम्स की सहायता से उस कीड़े को पचा लेता है और नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेता है। तो इनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे ही फ्लाई ट्रैप है, आपके घट पादप है, इस प्रकार से एक है ना वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, एक ड्रोसेरा होता है। मैं आपको दो तीन है ना उदाहरण बता देता हूं। कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंसेक्टिवोरस है। तो एक तो होता है पिचर प्लांट, पिचर प्लांट, ठीक है ना, या इसको बोलते हैं घट पादप, घड़े जैसी हो जाती है उसकी पत्तियां। एक होता है आपके वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। एक होता है आपके ड्रोसेरा। तो ये नाम याद कर लेना, याद करने की चीज है, उदाहरण है एक्चुअली। पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप और ड्रोसेरा, ये ऐसे पौधे हैं जो इंसेक्टिवोरस है। और इंसेक्टिवोरस क्यों है? नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए। यह भी ध्यान रखना, कई बार ये पूछ ले देते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट को क्यों खाता है, किस चीज की कमी होती है उनमें, तो नाइट्रोजन की। ठीक है ना, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो इसको खाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पादप में दो प्रकार की मुख्यतः पादप इस प्रकार के होते हैं, स्वपोषी, और वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक में चेंज करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और आपके पानी से मिला के और क्या बना देते हैं, ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज कुछ पौधे को भी काम आता है, आगे उस पौधे को खाने वाले जीवों को भी काम आता है। तो वो इस प्रकार से प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राथमिक उत्पादक है, मतलब अकार्बनिक से कार्बनिक में बदलने का काम कर रहा है। दूसरा, कुछ पौधे होते हैं वो परपोषी प्रकृति के होते हैं। परपोषी में भी चार कैटेगरी होती है। पैरासाइट, जो अपने खानों के लिए दूसरों पर डिपेंड हो। सेप्रोफाइट, जो मरे हुए पे, जिसमें साधारणतः फंगस आएंगी, कवक आएंगी, जैसे आपका आ जाएगा उसमें ईस्ट खमीर जो होता है जैसा ना, उसके बाद आप जब म्यूकर है, पेंसिलिन में, ये सब उसमें आ जाएंगे। तीसरा आपके होता है सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक, सहजीविता, जिसमें दो जीव एक साथ रहे, हो सकता है दो पौधे ही हो सकता है एक प्राणी हो, एक पौधा हो, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं और साथ साथ रहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखें लाइकेन, लाइकेन्स का जो कॉम्बिनेशन होता है या कंपोजिशन होता है वो एल्गी प्लस फंगस से मिलकर बना होता है। वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइकेन का क्या उदाहरण है, तो एल्गी प्लस फंगस। या ये भी पूछ लिया जाता है शैवाल और कवक मिलके किसको बनाते हैं, तो लाइकेन को। ठीक है ना, ऐसे ही उसमें आपके सहजीविता में एक उदाहरण उसका भी आता है, जैसे जितने भी दाल वाले पौधे हैं वो उनकी जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसोबैक्टर, राइजोबियम बैक्टीरिया उसको कहते हैं सामान्यतः। जो बैक्टीरिया लेगुमिनस प्लांट या दाल वाले पौधों के जड़ों की गांठों में जो बैक्टीरिया पाया जाता है, दैट इज नोन एज राइजोबियम, ये इसका नाम है, राइजोबियम। ये भी पूछ लिया जाता है कि उस बैक्टीरिया का नाम बताइए, उस जीवाणु का नाम बताइए जो कि लेगुमिनस प्लांट या दाल वाले पौधों में, लेगुमिनस पौधे वो होते हैं जो दाल वाले होते हैं, ठीक है ना,
कई बार ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेगुमिनस प्लांट नहीं है, तो लेगुमिनेसी एक फैमिली है जिसमें जितनी भी दाल है वो सब उसमें आती है, ठीक है ना। तो लेगुमिनस प्लांट की जड़ों में पाए जाने वाले नोड्यूल्स जो बैक्टीरिया होते हैं उनको राइजोबियम कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया पादपों में पोषण। तो अगली बार अपन अब बात करेंगे प्राणियों में पोषण, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉप होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स अडेप्टेशंस होते हैं, परिजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, सहजीवी होते हैं और इंसेक्टिवोरस होते हैं। उदाहरण जरूर याद रखना, इनके उदाहरण पे ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।